दरवाजे पर खटका हुआ तो टॉवल से सर पोंछते हुए असलान ने मुड़कर दरवाजे की तरफ देखा। अरूषा एक हाथ से बामुश्किल ट्रे थामे और दूसरे हाथ से पूरा दरवाज़ा खोलती अंदर आ रही थी। डीप रेड कलर के सुनहरी कामदार वाले फ्रॉक सूट में वो परियों की शहजादी लग रही थी। हाथों में सोने की चूड़ियों के साथ मिलाई गई रेड चूड़ियाँ, कानों में झुमके, चेहरे पर मिटे मिटे मेकअप का जादू और सुनहरे बालों की लंबी चोटी जिनसे हमेशा की तरह सुनहरी लटें बाहर निकलकर चेहरे और गर्दन पर बिखर रही थीं। वो डरी सहमी सी खाने की ट्रे लेकर अंदर आ रही थी। खुद पर जमी असलान की गहरी नजरों से घबराते हुए ट्रे पकड़े पकड़े उसके हाथ लरस रहे थे। किसी सूरत से आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए आकर उसे झुकते हुए ट्रे संभाल कर टेबल पर रख दी और अभी वो सीधी खड़ी ही हुई थी कि तौलिया पूरी रफ्तार से उछलता हुआ सीधा उसके चेहरे पर आ पड़ा था। अचानक इस अफ्ताब पर अरूषा ने बौखलाकर अपने चेहरे से तौलिया हटाकर सामने देखा। वो बिना शर्ट के कमर पर हाथ रखे उसे घूर रहा था। उसे बिना शर्ट के अपनी तरफ खूंखार नजरों से घूरते देखकर अरूषा ने और भी बौखलाकर अपनी निगाहें झुका ली। इतनी देर से रूम में आया हूँ, कब से तुम्हारा वेट कर रहा था और तुम्हें अब फुर्सत मिली है अपने कदमों को जहमत देकर बेडरूम तक आने की। असलान को बहुत शौक था हर वक्त उस पर तंज बरसाने का। अब भी बहुत चबा चबा कर बोले के जुमलों पर अरूषा ने जल्दी से सर उठाकर सामने देखा। असलान की निगाहों में दूर ही चिंगारी फूटती दिखाई दे रही थी। शर्टलेस उसका चौड़ा सीना, चौड़े शाने और बाजुओं के डोले शोले, वो तो चूंटी सी हैसियत रखती थी उसके आगे। पहले आकर अपने हीरे से बच्चे का गुस्सा और उसकी देवों वाली हैवी जसामत देख लें, फिर आकर कहें उनकी माँ जी मोहब्बत दो उसे जिंदगी की तरफ लाओ, इनसे और प्यार। असलान को देखते हुए उसका मुंह बना, एक हाथ की भी नहीं हूं मैं इनकी, इधर हाथ पड़ा और उधर मेरी फातिहा सब खाएंगे। इतना गुस्सावर इंसान, इससे अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए जो मेरे पास नहीं। जब भी अपनी मोहब्बत का इजहार करूंगी बदले में मेरा ये गला दबा देंगे। हाय, मैं तो फिर अल्लाह मियाँ को प्यारी हो जाऊंगी। अरूषा आंखें फाड़े उसके बिना शर्ट के टोले शोले देखकर निगाहें उस पर जमाए बहुत चलकर लगातार सोचे जा रही थी। ये भी खबर नहीं थी कि अपनी सोचों में माँ जी से वो मुहातिब लड़ती हुई असानवी को खोने का काम अंजाम दे रही है। वो समझ गया कि फिर वो ख्यालों ख्यालों में किसी से लड़ने भिड़ने जा चुकी है। वो इन 6 माह में अरूषा को इतना जान चुका था जितना वो खुद को भी नहीं जानती होगी। फिर पहुंच गई तुम अपने ख्यालों में किसी से लड़ने के लिए, कैंची की तरह चलती जुबान क्या उधार दे आई हो। अपनी सोचों में वो इतनी मस्त थी कि ये भी खबर नहीं हुई कि अजलान उसके सर पर आकर खड़ा हो गया है और अपनी सुर्ख होती आंखों से उसे घूर रहा है। नहीं, जुबान मुंह में ही है, उधार क्यों दूंगी, फ्री की है क्या। ना जाने क्यों उसके सामने ऐसी बेवकूफ़ी भरी बातें उसके मुंह से निकल जाती थीं। अब भी कहकर जुबान दांतों तले दबाकर खौफ से सामने खड़े पेशानी पर पड़ लिए त्यों को देखा। इसे मुंह में ही रखा करो और जितना पूछूं उतना ही जवाब दिया करो, वरना निकाल कर बाहर मौजूद कुत्तों को खिला दूंगा, वो भी मुफ्त का मुफ्त। असान ने अचानक ही उसका जबड़ा अपने अंगूठे और 2 उंगलियों की मदद से जकड़कर उसका सर इधर उधर जोर से हिलाया। अरूषा को उसके इस तरह जबड़ा हिलाने पर अपनी गर्दन टूटती हुई महसूस हुई थी। त्यों की इस हरकत पर हमेशा की तरह आंखों में आंसू भर आए। बस शुरू हो जाओ, एक भी आंसू बाहर निकला ना, आज सच में अच्छे से रुला दूंगा। उसके आंसुओं से झुंझलाते हुए उससे अरूषा का जबड़ा छोड़कर धमकी दी। आवाज़ में खुद ब खुद सख्ती गायब हो गई। अब बस झुंझलाहट सी थी। मेरी गर्दन तोड़ दी आपने और रोऊं भी ना। वो जरा सा नरम होता था और उसकी जुबान फिसल जाती थी। अब भी ना चाहकर भी शिकवा कर दिया। मोम की नहीं है जो टूट गई, फजूल का नाटक। नाक छेड़कर कहते हुए वो सर झटक कर बेड की साइड से अपनी सिगरेट और लेटर निकालने लगा। अरूषा का दिल किया कसकर उसकी गर्दन दबा दे, तब पता चले दर्द होता है कि नहीं। मगर वो इतना लंबा था, पहले आराम से बेड पर लिटाकर फिर गर्दन दबानी पड़ेगी और इतनी देर में वहीं उसकी गर्दन चुटकी में मसल देगा। नहीं नहीं, शोहर है मेरे, ऐसा नहीं सोच अरुषा, गुनाह लगेगा। अरुषा ने छुरछुरी लेकर अपनी मौत का सोचकर अच्छी बीवी की तरह सोचकर गर्दन दबाने वाला ख्याल दिल से निकाला। खड़ी क्या हो, जाओ खाना खाओ और उसके बाद मेरे लिए कॉफ़ी बना के ले आना। बेड पर बैठकर सिगरेट मुंह में दबाते हुए खुद को मुंह बनाकर देखती अरुषा को भी देखा। अरुषा ने झट से टेढ़ा मुंह सही किया था। मैं तो खा चुकी हूँ, हानि और निदा सिदा के साथ। बड़ी मासूमियत से सारे इलाका इतला दी। हम्म, जाने वो कौन बीवियां होती हैं जिनके लुक में शोहर के बिना नहीं उतरते। यहाँ सबसे पहले खाने की जल्दी होती है। हसन ने सिगरेट सुलगाते हुए तंजिया अंदाज में सर से पैर तक सामने खड़ी उरुषा को देखा। उसका तंज अरुषा के सर से गुजर गया।
कुछ न समझते हुए बस खुद में हिम्मत पैदा कर रही थी कि दियो साहब को खाना खाने के लिए फ़ोर्स करे, वरना अम्मा जान ने धमकी दी थी कि अगर वो खाना खिलाए बगैर वापस आई, तो वो उसकी शिकायत असलान की माँ से कर देंगी और असलान की माँ से तो उसकी जान जाती थी। ये खाने की ट्रे क्या रात भर किसी खुशी में देखने के लिए लाई हो? सिगरेट सुलगाकर उससे एक गहरा कश लेकर खामोश खड़ी दुपट्टा मसलती अरूषा से पूछा। वही हमेशा की तरह चलाता, कुलसाता अंदाज। रूषा बस दांत पीस कर रह गई। नहीं, ये मैं आपके लिए लाई हूँ, खाना खा ले। आखिर हिम्मत करके कह ही दिया। हाथों की उंगलियां मरोड़ते हुए वह बहुत नर्वस सी नजर आती थी। जानती थी अरसान को अच्छी बीवियों वाली हरकतों से सख्त नफरत थी। अगर उसका ख्याल रखो वो उल्टा और गुस्सा हो जाता था। इसलिए वो खाने की ट्रे लाते डर रही थी। फिर शुरू हो गया तुम्हारा नाटक। कहा था ना, अच्छी बीवी बनने का ड्रामा मत करना। फिर क्यों लाई? क्या मैंने बोला था तुम्हें खाना लाने को? अरसान के संजीदा चेहरे पर कोई भी तासुर नहीं था। बहुत ही चुपता हुआ अंदाज था। सिगरेट की कश लेते हुए सो आंखों से घूरता वो अरूषा को और भी नर्वस कर रहा था। नहीं, वो अम्मा जान ने कहा कि अच्छी बीवियां अपने शोहर को भूखा नहीं सोने देती। तो मैं कैसे आपको भूखा सोने देती? एक ही सांस में अम्मा जान का रटा रटाया सबक अदा करके उससे लंबा सांस लेकर खुद को पुरसुकून किया। अम्मा जान ने कहा था, ऐसा कहना अब कहकर राहत की सांस तो बनती थी। अम्मा जान ने ये नहीं बताया कि अच्छी बीवियां शोहर की हर भूख का ख्याल रखती हैं। रोज रात तुम मुझे भूखा ही सुलाती हो। मैंने कभी शिकवा किया? इस बार उसके होंठों पर बहुत मध्यम सी मुस्कुराहट अपनी छाप दिखाकर धुएं के कोले में गायब हो गई। चेहरे पर छाई सख्ती भी कम हो गई। अब ऐसा तो मत भूलिए, डिनर करके ही सोते हैं रोज, मेरे साथ खाते हैं। फिर भी आज ही इल्जाम, सब लोग मुझे ही इल्जाम दे रहे हैं। बेड पर बैठे अफसान ने तासुब से सर हिलाया। वो आंख में आंसू भरे उसे शिकायती निगाहों से देख रही थी। मुझे भूख नहीं है, तुम ट्रे ले जाओ। अगर खाना है तो खुद खा लो। बात पे बात उसकी झलक उठती आंखों से वो नरम पड़ जाता था। अपनी नरमी से कहकर सारा ध्यान सिगरेट पर लगा दिया। प्लीज खा लें वरना अम्मा जान। अरुषा ने बेबसी से ट्रे की तरफ इशारा करके जुमला अधूरा छोड़ दिया। उसे बस माँ जी का खौफ था कि उन्हें पता न चल जाए कि उनके लाडले ने खाना नहीं खाया, और बीवी ने पूछा भी नहीं। ओके, खा लेता हूँ खाना, मगर एक शर्त है कि तुम अपने हाथ से खिलाओ। वो आराम से पैर पर पैर रखकर झुलाते हुए मुस्कुराया। असलान की बिल्कुल नई फरमाइश पर रूशा की आंखें फट गईं। उसे जैसे सदमा लगा था। वो यूं असलान को देख रही थी जैसे उसने उसे खुदकुशी करने के लिए कह दिया हो। ऐसे क्या देख रही हो? बहुत सबके कहने पर अच्छी बीवी बनने की कोशिश करती रहती हो, तो साबित करो ना तुम अच्छी बीवी हो, बल्कि एक वफादार बीवी भी हो। आज तुम मुझे खाना खिलाओ, वो भी अपने नाजुक हाथों से। कम ऑन, साबित करो ना तुम मेरी वफादार हो। तुम मेरा हर हुक्म मानोगी, जैसा तुम हर बार कहती हो। वो जैसे उसका मजाक उड़ाता हुआ उसे तमस्सर अमेज नजरों से देखता आजमा रहा था कि वो जो कहती है तो अपने कोल में कितनी पक्की है। रूषा को उसका बोला गया हर जुमला सीधे दिल पर लगा था। नाक छुड़ाकर, आंखें सुकड़कर और दांत पर दांत जमाकर उसने पहले अहसान की तरफ देखा, फिर ट्रे की तरफ। एक ही लम्हे में फैसला करके पूरे गुस्से से झटके से जाकर ट्रे टेबल से उठाई और लाकर सीधे बेड पर अपने और अरसान के दरमियान पटकी थी। फिर कमाल जुरत से वहीं उससे करीब बैठी भी और पूरे गुस्से से लुकमा बनाकर अरसान के होंठों तक बढ़ाकर उससे तपिश से कहा, मुंह खोलें और खाइए। सारा खाना आपको खाना है अब, और मैं खुद खिलाऊंगी। वो भी अरूषा थी। लाख वो उससे डरती थी, मगर उसकी बात ने उसे सुलझा दिया था। वो अरसान को यकीन दिलाकर रहेगी। हर औरत एक जैसी नहीं होती। औरत वफा और मोहब्बत की पैकर होती है। जो बेवफा होती है वो औरत ही नहीं होती। अरूषा के हर अंदाज देखते हुए असलान ने मुस्कुराकर सिगरेट के कई कश लेने के बाद अपने होंठ से निकालकर ट्रे के एक तरफ रखकर मसल दी। इन पलों में एक बार भी उसने अपनी निगाह अरूषा के चेहरे से हटाई नहीं थी। खोले मुंह अब। वो आंखों में हफ्के लिए उसे तकरीबन घूर ही रही थी। इतनी देर से लुकमा लिए हुए उसके मुंह की तरफ बढ़ाए हुए अब उसके हाथ में दर्द सा हो रहा था। लोग ख्वामहा कहते हैं तुम मुझसे डरती हो, मुस्कुराकर कहते हुए बिलाखिर उससे मुंह खोलकर लुकमा अपनी धान में ले ही लिया था। बल्कि सिर्फ लुकमा ही नहीं लिया था, उसकी नाजुक उंगलियों को भी अपने दांतों तले दबा लिया था। अरूषा ने तेजी से अपनी उंगलियां निकालनी चाहीं, मगर उतनी देर में वो अपना काम कर चुका था। अरूषा ने तकलीफ की शिद्दत से एक जोरदार चीख मारी थी। ये तुम्हारी हिम्मत का इनाम। वाकई वो बहुत ही बेरहम था। अरूषा ने अपनी सुर्ख उंगलियों को देखा, जिन पर दांतों के निशान तक पड़ गए थे, और फिर शिकवा भरी निगाहों से अहसान को देखा। उंगलियां जानवर ने चबा डाली थीं।
वो बार बार हाथ झटकती रूहानी सी हो रही थी। साथ ही साथ उस घड़ी को कोसा जब अम्मा जान की बात मानकर देव के लिए खाना लाने का सोचा था। क्यों? खत्म हो गया अच्छी बीवी बनने का ड्रामा? अब आइंदा मेरे सामने ये वाला ड्रामा मत करना। असलान ने एक बार फिर दिल जलाने वाली मुस्कुराहट के साथ तंज किया और उठने ही लगा था कि वो अचानक उसका हाथ थाम कर बोल पड़ी, मैं हूँ अच्छी बीवी और ये साबित करके रहूंगी। कोई उसकी अच्छाई पर शक करे ये मंजूर नहीं था उसे। दर्द बर्दाश्त करते हुए एक कसम से उसे देखा था। उसे असलान से जीतना था तो जीतना था। असलान ने एक नज़र अपने हाथ पर उसका हाथ देखा, फिर उसका हाथ झटक कर इस बार बेतासुर चेहरे के साथ दोबारा बैठ गया। वो उसके गुस्से को आजमाना चाहता था, कितना वो बर्दाश्त कर लेती है। अरूषा उंगलियों में होता सारा दर्द दबाकर फिर से लुकमा बनाने लगी। एक बार फिर हिम्मत करते हुए लुकमा उसके मुंह की तरफ बढ़ाया। इस बार फिर असला ने लुकमा लेकर दोबारा वही हरकत की थी और इस बार और शिद्दत से। अरूषा ने बहुत मुश्किल से अपनी चीख दबाई थी। जब तक उससे उंगलियों को छोड़ा, अरूषा दांत पर दांत जमाए अपनी चीख दबाए दर्द बर्दाश्त करती रही थी। असान ने उंगलियों को आज़ाद किया तो इस बार अरूषा ने अपनी उंगलियों का हाल देखा भी गवारा नहीं किया। बस सुस्त चेहरे के साथ दूसरा फिर तीसरा लुकमा बनाकर असान के दहान में डालते हुए वो उसका जुल्म सहते हुए अपनी तकलीफ दबा रही थी, मगर आंखों में तकलीफ से पानी भरता जा रहा था, जिसे पलकें झपका झपका कर वो अंदर धकेल रही थी। असलान बागौर उसके चेहरे को देखते हुए उसके होंठों से दर्द भरी चीख सुनना चाहता था, उसे हारते देखना चाहता था। इसलिए हर बार उसकी शिद्दत बढ़ जाती थी। इस बार जैसे ही अरूषा ने उंगली पर होती तकलीफ सहते हुए मुस्कुराकर छोटा लुकमा असान के चेहरे को देखते हुए बढ़ाया। असान ने बहुत मुश्किल से अपना मुंह खोला था। बहुत चाहा कि एक बार फिर अपनी पूरी शिद्दत से उसे हरा दे, मगर इस बार वो उसे दर्द न देने पर खुद को मजबूर पाया था। उसने अरूषा के चेहरे को देखा, जो आंखें मीचे उसके काटने की मुंतजिर थी। असान मजबूर हो गया, दिल में उमड़ते अपने जज्बात से। उसने अरूषा का वही हाथ अपनी गिरफ्त में जकड़ लिया। अरूषा ने तड़प कर अपनी आंखें खोल दी। असलान बहुत ही नरमी से उसके हाथ को अपने हाथों में लेकर उसकी उंगलियों को बहुत नरमी से अपने लबों से लगा रहा था, जैसे इन उंगलियों पर मरहम रखना चाहता हूँ। वो आंखें फाड़े इस अजीब व गरीब बंदे को देख रही थी, जो जितनी नफरत जताता था उतना ही मेहरबान बनकर उसके सारे दर्द को समेट लेता था। मुझे अब भूख नहीं, जाओ खाना रखाओ। कई बार उसकी उंगलियों पर अपने होंठों का लम्स छोड़कर उसके हाथ को अपनी गिरफ्त से आज़ाद करते हुए वह अरूषा से निगाहें चुराता बेड से उठकर सीधा बैल्कोनी में चला गया। अरूषा हैरत से अपनी उंगलियों की तरफ देख रही थी, जहाँ उसका लम्स अब तक थक रहा था। ऐसा लगा था जैसे पहली बार ये लम्स उसके दिल को छू कर आया था। अपनी बदलती कैफियत से घबराकर जल्दी से उससे अपने हाथ को दुपट्टे से रगड़ डाला। आज देव को मैंने हरा ही दिया। अपनी जीत का खुशी से सोचकर वो जल्दी से बेड से उठ गई। फिर ट्रे उठाकर वो रूम से निकलकर नीचे आ गई, सारे बर्तन मुलाजमा के हवाले करके। असलान के लिए जल्दी जल्दी कॉफ़ी बनाकर फिर से रूम में वो आई थी। वो अब भी बैल्कनी में खड़ा सिगरेट फूंक रहा था। अच्छी खासी ठंडक हो रही थी और वो शर्ट से बेनियाज ऐसे खड़ा था जैसे सुरमाई जून की गर्मी का मौसम हो। अल्लाह जाने ये बिना शर्ट के सोने वाला कौन सा खप्त है। जब से वो उसकी ज़िंदगी में आई थी, उसे शर्ट के साथ सोते नहीं देखा था और वो इस तरह उसे देखकर घबराती बौखलाती रहती है। आपकी कॉफ़ी। निगाहें झुकाए उससे कॉफ़ी का मग बढ़ाया। असलान ने चौंक कर अपने पास आ गई अरूषा को देखा, फिर कुछ कहे बगैर अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। आपको चोट कैसे लग गई असलान? मग पकड़ाते हुए अरूषा की नज़र उसके हाथों के जख्मों पर गई थी। फौरन घबराकर उसका हाथ थाम लिया। फितरतन वो बहुत हमदर्द थी भी। उसकी जगह जगह फटी जिल्द से रिश्ता खून देखकर वो कुछ देर के लिए सब भूल गई। कुछ नहीं हुआ, बस ऐसे ही। असलान ने उसके यूं अपना हाथ थाम लेने पर रुखाई से कहकर हाथ झड़क दिया। आपको चोट लगी है असलान? आइए मरहम लगा दूं। क्यों खुद को अजियत देते हैं? क्यों सब भूल नहीं जाते असलान? अरूषा खुद से मजबूर होकर तड़प कर बोली। वो भी उसका जुल्म सह भी लेती है। सब मंजूर था, मगर असलान के जख्म नहीं। शट अप। अपना मुंह बंद करो। तुम कौन होती हो मुझे नसीहत करने वाली? वो उसकी बात पर भड़क गया। खबरदार जो आइंदा मुझे सब भूलने की नसीहत की तो तुम्हारा हशर बगाड़ दूंगा। अब जाओ यहाँ से। मुझे चोट लगे या मर जाऊं, तुम्हारी हमदर्दी की जरूरत नहीं है मुझे। अपनी शक्ल गुम करो मेरे सामने से। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा मरहम। वो गुस्से से उस पर पूरी तरह से धाड़ा था। आवाज़ इतनी ऊंची थी कि अरूषा जल्दी से अपने कानों पर हाथ रखती खौफजदा होकर तेजी से बैल्कनी से रूम में भाग गई। असलान ने अपना गुस्सा कम करने के लिए एक ज़बरदस्त हाथ दीवार पर मारा था। फिर से वही जख्मी हाथ
पर चोट लगी तो जिल्द और फट गई। इस बार खून भी तेज़ी से निकलना शुरू हुआ था। गुस्सा किसी सूरत भी कम नहीं हुआ तो उसने कॉफ़ी का मग पूरी ताकत से फर्श पर दे मारा। मग एक झनाके से टूटकर बिखर गया और कॉफ़ी के दाग फर्श पर बिखर गए। अपने बालों को मुट्ठियों में जकड़कर अस्लान जैसे इस बार थक हार के बैल्कनी में ही रखे कोच पर ढेर हो गया था। मुझसे लड़ते झगड़ते ना जाने रात की किस पहर वो नींद के आगोश में चला गया। उसे खुद पता नहीं चला। सूरज की रोशनी सीधी आंखों पर पड़कर आंखों में चुभने लगी तो अस्लान ने अपनी आंखों पर बाजू रख लिए। कुछ देर उसी हालत में लेटे लेटे वो खाली खाली जहन के साथ आंखों पर बाजू रख के नींद गुनूती में रहा। चंद मिनट बाद आंखों पर बाजू हटाकर उसने आसपास देखा। रात वो ना जाने कब वहीं बैल्कनी में कोच पर ही सो गया था। अपने ऊपर पड़े कंफर्टर को देखकर अस्लान ने हटाकर दूर उछाल दिया। ये किसने डाला होगा, ये भी समझ में आ गया। गहरी सांस लेकर उसने बालों को संवारने के लिए जैसे ही हाथ उठाया, हाथों पर महारत से की गई बैंडेजेस को उसने गौर से देखा। बजाय अच्छा लगने के उसे फिर से बुरा ही लगा था। रात वाला गुस्सा फिर से सर पर सवार हुआ था। उसे अच्छे से सबक सिखाने के लिए वो तेजी से कोच से उठकर बैल्कनी से रूम में आया था, मगर साफ सुथरा कमरा किसी भी वजूद से आ रही उसका मुंह चिढ़ा रहा था। अरूषा आज उससे पहले ही रूम से निकलकर नीचे जा चुकी थी। कहाँ तक बचोगी अरूषा असलान मीर? तुम्हारी हमदर्दी का सबक अच्छे से सिखाऊंगा मैं। ख्यालों ही ख्यालों में अरूषा को धमकी देकर वो सीधा फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में घुसा था। फिर जल्दी जल्दी तैयार होकर वो रूम से उसी उजलत में सीधा नीचे चला आया। नाश्ते की टेबल पर उसकी सारी फैमिली उसी की मुंतजिर थी। उन सबके साथ वो भी वहीं मौजूद थी। अब सबके सामने तो वो उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, इसलिए सीधे से अरूषा को नज़रअंदाज करते हुए वो सबको सलाम करता अपनी महसूस जगह पर बैठ गया। अरूषा ने चुपके से अपने देव को देखा था। फ्रेश सा वो नक्सक से तैयार था और कहीं से भी रात का गुस्सा उसके चेहरे पर नजर नहीं आ रहा था। इस वक्त देव की सारी तवज्जो माँ जी और चाची की तरफ थी, जो उसे ज़मीनों का हाल अहवाल बता रही थी और उससे खुद बनफ्स वहां जाकर देखने का कह रही थी। तुम्हारा ही माल है, बिंदास होकर देखो। खाने ने उसकी चोरी पकड़ ली थी। पैर पर पैर मारकर छुपकर अरूषा के कान में सरगोशी की। माल नहीं, देव महाराज जी है। अरूषा ने नजर चुराकर आयशा से दबकर कहा, शर्म करो, इतना हैंडसम भाई है मेरा। खाने की आवाज में कहने के साथ ही फखर भी उतर आया। जल्लाद हैंडसम भाई। अरूषा ने एक बार फिर चुपके से देव को देखा। फिर से वो दिल में भला भला सा लग रहा था। शायद रात को कुछ ज़्यादा ही गौर से देख लिया मैंने। तौबा करो अरूषा, पागल होना है क्या? अरूषा ने खुद को झड़प कर खुद को उसे देखने से बाज रखना चाहा, मगर निगाहें थी कि बार बार असलान मीर तक जा टकराती थीं। डार्क जीन्स पर ग्रे कलर की शर्ट पहने वाकई वो बहुत ही निखरा निखरा और अपना अपना सा लग रहा था। कुछ नहीं, ये सब बस कल पढ़ाई गई अम्मा जान की सारी फजूल पट्टियाँ हैं। इस बार अरूषा ने खुद पर झुंझलाकर अम्मा जी की तरफ देखा था। वो भी उसे ही देख रही थी। उसके देखने पर मुस्कुराकर उसे विक्ट्री का निशान दिखाया तो अरूषा ने बस इशारे से नफ़ी में सा हिलाया। उन दोनों को देखकर हानिया अपनी हंसी पर काबू नहीं रख पाई थी। उसके जोर से हंसने पर असलान ने माँ जी से और चाची से नज़र हटाकर उसे देखा। वो मुझे एक जोक याद आ गया था। हानिया उसकी निगाहों से घबराकर जल्दी से बहाना बनाकर बोली। इस बार अरूषा ने उसके पैर पर पैर मारा था, साथ ही असलान से निगाह बचाकर हानिया को मुंह भी चिढ़ाया। हानिया ने बस मुंह पर हाथ फेरकर उसे धमकी दी थी। असलान बस उन दोनों के सारे अंदाज देखकर भी नज़रअंदाज करता। फिर से माँ जी से और चाची से सारी तफसील पूछने लगा। चलिए फिर मैं आप लोगों के साथ चलता हूँ, कल मुझे निकलना भी है। असलान टिशू से हाथ पूछता कुर्सी छोड़कर उठ खड़ा हुआ। इतनी जल्दी लाला, आप चले जाएंगे? निदा सदा अभी बहुत छोटी थी, इससे अब भी असलान से लाड दिखात लेती थी। अब भी रूठ कर पूछ बैठी। चाची ने घूरकर अपनी बेटियों को देखा, आंखों ही आंखों में तनबीबी की। असलान अपनी कुर्सी छोड़कर उन दोनों के पास आया था और झुककर बारी बारी दोनों के सर को चूमा था। इस बार आऊँगा ना तो अपनी दोनों गुड़ियाओं के साथ कई दिन गुजारूंगा। मुस्कुराकर उनसे प्यार से बोलकर वो वहां से निकलकर बाहर चला गया। बाकी सबने हैरत से असलान का नरम रवैया देखा था। एक मुद्दत हुई असलान ने अपनी बहनों के साथ ऐसा मोहब्बत भरा बर्ताव करना छोड़ दिया था। उस हादसे के बाद तो उसके मिजाज में ऐसी सख्तियाँ आ चुकी थीं कि उन तीनों के ऊपर उससे इतनी पाबंदियाँ आयद कर दी थीं कि वो सब उससे बहुत डरने लगी थीं। खास तौर पर हानिया तो तरस चुकी थी उसके भाई वाले लाड के लिए। अब भी उसका भी दिल कहा था कि वो उससे भी उसी तरह से प्यार से बात करे, मगर उसका जुर्म ज़्यादा बड़ा था। तुम दोनों अपनी ज़ुबान पर काबू रखा करो, कोई ज़रूरत नहीं उसे बहनों वाले लाड दिखाने की।
एक तो उसका दिल ज़ख्मी करके जा चुकी है, अब ना जाने तुम लोग क्या कुल खिलाओ। चाची ने एकदम से निदा सदा को पूरी तरह से लताड़ दिया। निदा सदा के चेहरे पर उदासी छा गई। वहीं हानिया का सर भी झुक गया। कब तक किसी और के किए के गुनाह की सज़ा उन लोगों को भुगतना पड़ेगी। चाची कहकर रुकी नहीं थी, फ़ौरन उठकर उधर ही चली गई जिधर असलान गया था। उनके साथ माँ जी भी पीछे-पीछे थीं। आसिया की बातों का बुरा मत माना करो तुम लोग। अभी ज़ख्म ताज़ा है ना, इसलिए तुम लोगों से ऐसा रवैया रखा हुआ है। इंशाल्लाह एक दिन सब ठीक हो जाएगा। अम्मा जान ने प्यार से कहकर अपनी पोतियों को बहलाना चाहा। उन सब के होंठों पर बस फीकी सी मुस्कुराहट आ गई। छोड़ो ना, तुम सब क्या उदास होकर बैठी हो। ये सोचो हम सब घर में तन्हा हैं, मिलकर मस्ती करेंगे। अरूषा ने एकदम से तालियां बजाकर उन तीनों को अपनी तरफ मुतवज्जा किया। अम्मा जान ने खुशगवार हैरत से अरूषा की तरफ देखा। अब शायद वो सब कबूल करना शुरू हो चुकी थी। उन्होंने एक इत्मीनान की सांस ली थी उसे खुश देखकर, लेकिन उन्हें शायद ये खबर नहीं थी अरूषा की खुशी का राज आज डियो की गैर मौजूदगी थी। माँ जी के खौफ के बिना, असलान की निगाहों से दूर, आज वो पूरा दिन अपना खुलकर बिताना चाहती थी। अब उन लोगों की वापसी शाम से पहले नहीं होने वाली थी, इसीलिए उन चारों ने मिलकर डिसाइड किया था कि आज खूब खेलेंगी और खुद कुकिंग भी करेंगी। जल्दी जल्दी सारे प्रोग्राम सेट करके उन चारों ने अपने अपने काम बांट लिए। साथ देने के लिए अम्मा जान तो थी ही, फिर किस बात का डर। वो चारों बड़ी ही मुतमिन थीं। असलान बेटा, कब से ऐसे धूप में खड़े हो, चलो उधर बैठ जाओ अब जाकर। सुबह से ऐसे ही लगे हो। उसे बहुत देर से खेतों के मजदूरों के साथ खड़ा देखकर माँ जी से रहा नहीं गया था। दो गार्ड्स भी उसके साथ खड़े थे और वो मजदूरों को उनके सारे काम समझा रहा था। उसकी गंदी रंगत धूप से सुर्ख हो रही थी। आप चलें माँ, बस मैं आता हूँ। संजीदगी से उनसे कहकर वो गार्ड्स के साथ आगे बढ़ने लगा था। उसे कल जाना था और आज वो सारे काम खत्म करके ही जाना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि माँ जी और चाची पर सारे कामों का बोझ पड़े। माँ जी वहीं खड़ी उसे जाते हुए देख रही थी। ऐसे क्यों खड़ी हो शाजी, चलो इधर चलकर बैठो। माँ जी को यकटक असलान को खड़े देखते देखकर चाची उनके पास आ गई। मेरा इतना फर्माबरदार और नेक बेटा, फिर भी उसके साथ कितना बुरा खेल खेला किस्मत ने आसी। वो माँ थी, भले ज़ाहिरी तौर पर वो बहुत सख्त मिजाज थी, मगर अंदर से वो उसके लिए बहुत ही नरमी रखती थी। उसका हद से संजीदा चेहरा, उसकी रूखी फीकी जिंदगी उनके दिल को चलाए रखती थी। सही कह रही हो आसी, सोचा था वक्त के साथ शायद सब ठीक हो जाएगा, मगर 6 माह हो गए, मगर अपना असलान कुछ भी तो नहीं भूला। चाची को भी असलान के साथ हुए हादसे का बहुत ज़्यादा गम था। हमदर्दी से जेठानी को देखकर कहा, शायद हमने गलत फैसला लिया था। वक्त से पहले असलान के सर पर जिम्मेदारी डालकर हमने खुद उसका बचपन छीन लिया। उसे ये एहसास दिला दिलाकर कि वो इस घर का वाहिद मर्द है। उसे फौलाद की तरह मजबूत बनना है, और हमारे कहने पर वो पत्थर ही बन गया। वक्त से पहले ही जिम्मेदारियां पड़ने से वो अपनी ज़िंदगी खुलकर कभी जी नहीं पाया। माँ जी नम लहजे में आहिस्ता आहिस्ता चलती जैसे खोई खोई बोल रही थी। चाची उनके साथ बस हम कदम थी, जुबान उनकी खामोश थी। फिर ज़बरदस्ती हमने आनिया को उसकी ज़िंदगी में दाखिल कर दिया। आनिया को जब तक सब ठीक लगा वो खुश रही, फिर उसे असलान में हज़ार कमियां नजर आने लगी। उससे असलान पत्थर लगता था जिसमें कोई जज्बात नहीं थे, बस अपने काम में मसरूफ़, शहर में बिज़नेस में गुम, हवेली में सबकी देख-रेख में मशगूल, जैसे कोई रोबोट। और उसे रोबोट से नहीं, जीते जागते बहुत ही हसीन मर्द और ज़िंदगी से भरपूर इंसान से शादी करनी थी। उसके लिए उसने ये भी नहीं देखा सामने वाला शख्स उसकी बाप की उम्र का है। इस बार दुख से कहते-कहते उन्होंने अपनी नम पलकें भी पोंछी थीं। यही हाल उनके साथ चलती चाची का भी था। उनका सर झुक गया, क्योंकि आनिया उन्हीं की तो बेटी थी, जिसने उनका सर हमेशा के लिए अपनी बहन जैसी कज़न और जेठानी के सामने झुका दिया था। उसे असलान के रंग पर एतराज़ था, उसके मिजाज पर एतराज़ था, या उससे मेरे बेटे का हीरे जैसा दिल नहीं देखा। उसकी शराफ़त, उसकी नेक फितरत नहीं दिखाई दी आसी। कोई लड़की इतनी उत्कर्ष कैसे हो सकती है आसी, कि वो मोहब्बतों को ठुकरा दे। वो इस बार उनके सामने ठहरकर अपने सवालों का जवाब मांगने लगी। चची के होंठों से गम से लबरेज एक आह निकली थी। शाज़ी, कोई अपने दामन में आग भरना चाहे तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। उसने हीरे को छोड़कर पत्थर को अपना लिया है, ये उसकी बदकिस्मती है। काश मैंने तुम्हें इतना फोर्स न किया होता आनिया को अपनी बहू बनाने का, तो आज शायद सब ठीक होता। उनकी आवाज़ में भी नमी खुलने लगी थी। बेटी का गम उन्हें अंदर ही अंदर खा रहा था। उनके चेहरे पर छाए कर्ब को देखकर
माँ जी और कुछ कहे बगैर आगे बढ़ गई थी, सर झुकाए झुकाए वो भी साथ बोली। असलान ने अपनी कलाई में बंधी हुई घड़ी में वक्त देखा और फिर काम करने का इरादा छोड़कर अब बागों का रुख कर लिया। पीछे पीछे उसके हमरा उसके गार्ड्स भी साथ चल रहे थे। असलान ने सनग्लासेस सर से आंख में फिट करते हुए अपनी माँ और चाची को ढूंढने की कोशिश की। कुछ दूरी पर माँ जी तो नजर आ गई, मगर चाची कहीं नजर नहीं आ रही थी। वो लंबे लंबे टाक भरता माँ जी की तरफ आ गया। एक शान से वो कुर्सी पर पैर रखे हुए बैठी थी और मुलाजमीन उनके आगे पीछे फिर रहे थे। चाची कहाँ हैं? मैं सोच रहा हूँ बागों वाला काम भी निपटा लूँ। उनके पास आते हुए चाची का पूछते हुए उससे गुजलत से कहा था, रहने दो असलान, अब हवेली वापस चलते हैं, लंच का टाइम भी गुजर गया है। माँ जी अपनी जगह से खड़ी होती हुई उसके धूप से तमतमाए हुए चेहरे को देखते हुए नरमी से बोली। नो माँ, मुझे कल निकलना है और इस बार मैं सब निपटा कर जाना चाहता हूँ। आप लोग ऐसा करें, हवेली वापस चली जाएं, मैं सब निपटा कर आता हूँ। घड़ी में वक्त देखते हुए संजीदगी से मना करके उन्हें जाने को कहा। रहने दो असलान, अब चलते हैं, आज गर्मी भी बहुत है, तुम भी थक गए हो। उन्होंने एक बार फिर कोशिश की। शहराज, तुम ड्राइवर से कहो माँ और चाची को हवेली ले जाए। इस बार उनकी बात नज़रअंदाज करके उसने पास खड़े गार्ड को मुखातिब किया। माँ जी ने उसकी बात पर बस ठंडी सांस भरी थी। चाची कहाँ है? असलान इधर उधर देखते हुए फिर से उनसे पूछ रहा था। उसे जाने की जल्दी थी, उन लोगों को कार तक छोड़कर उसे बागों में जाना था। पता नहीं कहाँ चली गई है, देर हो गई अब तो। जरा देखकर छोटी मालकिन को लेकर आओ कुबरा। इस बार माँ जी ने पास खड़ी मुलाजमा को हुक्म दिया। मैं कार तक छोड़ देता हूँ आपको। असलान उनका बाजू थाम कर चलने लगा। माँ जी ने इस बार साथ चलते हुए बहुत ही फख्र से अपने बेटे को देखा। वो साथ होता था तो खुद ब खुद उनका सर फख्र से ऊंचा हो जाता था, ना चाहते हुए भी गरूर सा होने लगता था। ऊंचा लंबा सा, बिल्कुल बादशाहों वाली आन बान वाला बेटा, वो उसके साथ उसके बाजू को नरमी से पकड़े साथ चल रहा था। सुना है आज अपने छोटे मालिक खेतों पर आए हैं। वो लोग खेतों के दरमियान बनी पगडंडी पर चल ही रहे थे कि किसी मजदूर की आवाज़ कानों में पड़ी थी। हाँ, इतना सब होने के बावजूद भी बड़े आराम से गांव में सीना ठोक कर चलता है बेगैरत कहीं का। मेरी बीवी किसी के साथ भागी होती तो अब तक उसे खत्म कर देता, और ये साला आराम से उसके हाल पर छोड़कर यहाँ आकर सर उठाकर घूमता है। वो जो कोई भी थे, उनकी मौजूदगी से अनजान थे, तभी बड़े आराम से असलान मीर की साथियात में दखल दे रहे थे। अगर उन्हें ज़रा सी भी भनक होती कि असलान मीर उनके पीछे ही है, वो खुद अपनी ज़ुबान काट लेते। असलान मीर ने चपड़े पूरी तरह से भींच लिए। वहीं माँ जी के तन बदन में भी आग लग गई। गार्ड्स भी सुनकर तहश से भरने लगे थे कि असलान मीर ने फौरन हाथ के इशारे से पीछे हटने के लिए कहा। अबे धीरे बोल, कोई सुन लेगा तो जमकर पिटाई हो जाएगी। इस गांव में सब उसके पक्के हिमायती हैं। दूसरे साथी ने पहले साथी को खामोश रहने के लिए सरगोशी में कहा। हाँ, साले की माँ ने सबकी औरतों पर एहसान जो डाले हुए हैं, और बेटा उसका जानशीन है। बड़ा सबका हमदर्द बनता है, मगर साले से अपनी बीवी ही नहीं संभाली गई। वो आदमी आज अपने अंजाम से बेखबर तेज तेज बोलता अपनी कही जा रहा था। सुना है मैंने अपनी बीवी से, वो वही हवेली में कभी कभी मदद के लिए जाती है। कह रही थी उसको छोटे मीर पसंद नहीं थे। सुना था बड़ी खूबसूरती थी, इसलिए अपने से कमतर मर्द को छोड़कर चली गई। दूसरा बंदा भी बाद में मज़े से हिस्सा लेने लग गया था। असान की रगें तनकर फटने सी लगी थी। काट जा रहे थे कि उन दोनों को कुत्तों की तरह चीर कर फेंक दें, मगर मालिक के हुक्म के पाबंद थे, जो ना जाने क्या सुनना चाहता था। माँ जी का गुस्से से बुरा हाल हो रहा था, मगर बेटे ने पूरी सख्ती से उनका बाजू थाम रखा था। साली वो कुछ ज्यादा ही रंगीन मिजाज रही होगी, वरना इंसाफ से तो है तो असलान मीर पूरा मर्द। उसकी आदत रही होगी हर जगह मुंह मारने की। पहले वाले ने बड़े ही घटिया तरीके से कहते हुए दूसरे साथी के कंधे पर हाथ मारा। असलान सबको रुकने का इशारा करते हुए दबे कदमों से उनकी तरफ बढ़ा। वो दोनों थोड़े थोड़े फासले पर बैठे हुए थे। वो बिना कोई आहट पैदा किए बढ़ रहा था। असलान नहीं चाहता था वो दोनों उसकी आहट सुनकर भाग जाएं और वो अपना शिकार न कर सके। फिर भी दाद दूंगा असलान मीर की, उसी फखर से बेगैरत बनकर घूम रहा है। वो दोनों हंसे। अबे फखर क्यों नहीं करेगा? सुना है दूसरी वाली पहले से भी क्यामत है। बस देखना ये है कितने दिन टिकती है। और अभी वो कुछ और बोलता कि असलान ने शेर की तरह दोनों की गिरबान को पकड़कर एक ही वार में जमीन की धूल चखा दी। अब वो दोनों ही थे, और असलान मीर का जलाद वाला रूप। दूर दूर तक गांव में उन दोनों की चीखें गूंज रही थीं। उसने कार अपनी पूरी रफ्तार से हवेली के गेट के अंदर लाई थी। रफ्तार इतनी तेज थी
गिटार के रगड़ने की आवाज़ हवेली के बैरूनी हिस्से में गूंज उठी। उसकी कार के पीछे दूसरी कार भी अंदर आई थी। असलान मीर ने पूरे तेज से कार से उतरकर डोर बंद किया था। बाल बिखरे, आस्तीनें उल्टी हुई थीं और चेहरे से ही वहशत टपक रही थी। उसके पीछे पीछे माँ जी और चाची भी थीं। उनके चेहरे पर भी गुस्सा और दुख की तह थी। घास को अपने जूते तले रोंदते हुए वो दखली दरवाजे की तरफ आया था, मगर अंदर मची चीखों पुकार हवेली में दाखिल होते हुए उन तीनों ने साफ सुनी थी। तेज म्यूजिक का शोर, साथ हंसी और कहकाओं की आवाज़ें। माँ जी और चाची ने एक साथ ही एक दूसरे को बस देखा था। असलान ने अपने जबड़े भी तेजी से भींच लिए। फिर माँ जी और चाची से पहले असलान के कदम अंदर पड़े थे। अंदर उन चारों ने मिलकर एक हंगामा मचाया हुआ था। अम्मा जान भी सोफे पर बैठी हुई उन चारों को देख देख कर निहाल होकर तालियां बजा रही थीं। मेज़ पर बिखरे खाने पीने के लवाजमात और म्यूजिक की धुन पर भंगड़ा डालती वो चारों। असलान का खून और भी खोल गया। उसकी गैर मौजूदगी उन लोगों के लिए ऐसी बायसे खुशी थी कि वो जश्न मना रही थीं। उसने सुर्ख होती आंखों से झूमती हुई रूषा को देखा। आज शेवा में पहली बार उसने इतना होश उसे देखा था, हर फिक्र से आज़ाद, हर खौफ से बेनियाज। और उसके साथ असलान ने मुठियां भींच लीं। आगे बढ़कर उससे म्यूजिक प्लेयर का प्लग पूरी ताकत से खींच लिया। जैसे ही म्यूजिक थमा, वैसे ही उन चारों की हंसी के साथ साथ जिस्म भी ठहर गए। वो चारों एकदम से साकत होकर अपने सामने खड़ी क़यामत देख रही थीं। असलान के अंदाज ऐसे थे जैसे आज उन चारों का कत्ल ही कर देगा। उसका बिखरा हुलिया, आंखों से निकलती आग। निदा सदा डरकर सोफे पर हक्का बक्का बैठी अम्मा जान के साथ चिपक गईं। अरूषा और हानिया बस अपने बचने की दुआ कर रही थीं।